मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मंदिर में खड़ी लगातार आंसू बहा रही थी। मेरी आंखें बंद थीं और होठों से बस एक बात जारी थी। हे ऊपर वाले, मेरी किस्मत को बदल दे। मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतना बदसूरत बनाया? मैं बहुत काली थी। इस बात से मैं अनजान थी कि लोगों का मुझे देखकर डर जाना और फिर हनुमान चालीसा पढ़ना मुझे बहुत दुख देता था। काफी देर तक मैं मंदिर में खड़ी अपने लिए प्रार्थना करती रही थी। इसके बाद अचानक मुझे अपने वजूद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस होने लगी। एक दो बार मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब लगातार मेरे साथ यही सब होने लगा तो मैंने फौरन अपनी आंखें खोल लीं। चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो सब अपने आप में मस्त थे। मैंने इसे अपना वहम समझा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे घबराहट सी होने लगी। इसीलिए मैंने अपना सिर झटक कर अपने घर की तरफ जाने के लिए मंदिर से निकल पड़ी। बचपन से ही मैं यह दुख झेलती आ रही थी और जब मेरी शादी का वक़्त आया तब भी मुझे यही दुख सहना पड़ा। यही वजह थी कि मैं और ज्यादा परेशान हो रही थी। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। मेरे साथ की तमाम लड़कियों की शादी हो चुकी थी। मेरी सहेलियां, मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियां, मोहल्ले की लड़कियां और मेरे परिवार की लड़कियां, सबकी शादी हो चुकी थी। सिर्फ मैं ही बची थी जो अब तक कुंवारी थी। वजह थी कि मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि हमारे घर में पैसों की तंगी थी या फिर कोई और वजह थी। बस मेरा काला रंग ही मेरी किस्मत के आड़े आ रहा था। मैं घर पहुंची तो मम्मी हमेशा की तरह परेशान बैठी हुई थी। मैं उनके पास चली गई और वजह पूछी तो कहने लगी, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था, मगर जब उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि अपनी बेटी को थोड़ा संवार, उसके बाद ही किसी रिश्ते वाले के सामने लेकर जाना। मम्मी की बात सुनकर मैं हमेशा की तरह बहुत मायूस हो गई थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, परेशान न हो, यह सब ऊपर वाले का काम है। अगर मेरी किस्मत में शादी लिखी होगी तो कोई ना कोई मेरी जिंदगी में जरूर शामिल हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें। यह बोलकर मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल ऐसा था जैसे कोई मुट्ठी में भींच रहा हो। मैंने आसमान की तरफ देखा और तड़प कर कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैं तो हमेशा सबसे बहुत अच्छे से बर्ताव करती हूँ। किस्मत मेरे साथ ही क्यों बुरा सुलूक करती है? अपनी किस्मत पर मैं काफी देर तक आसमान को देखकर रोती रही और फिर अपने आंसू साफ करके वॉशरूम चली गई। नहा धोकर जब मैं बाहर आई तो घबराई हुई मम्मी कमरे के अंदर दाखिल हुई और मुझे देखते हुए बोली, कोमल जल्दी से तैयार हो जा, बाहर तेरे लिए रिश्ते वाले आए हैं। पता नहीं कौन कौन लोग हैं। बोलते हैं कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम इसे देख चुके हैं, अब बस आखिरी बार देखना चाहते हैं। जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे पापा भी दुकान से आ चुके हैं। मम्मी की बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा कि वे क्या कह रही थीं। उनका कहना था कि मुझे कोई पसंद कर चुका है और अब अंतिम रूप से देखना चाहता है। यह ख्याल ही मेरा दिल तेजी से धड़काने पर मजबूर कर चुका था। मैंने फौरन ही अपने सिर पर लपेटा हुआ तौलिया निकाला और जल्दी जल्दी अपने बाल सुलझा कर पीछे की तरफ खोल लिए थे। हल्का फुल्का चेहरे पर मेकअप भी कर लिया था, जो बस नाम का ही लग रहा था, क्योंकि मेरी रंगत इतनी सियाह थी कि कोई भी मेकअप प्रोडक्ट मेरे चेहरे पर टिकता ही नहीं था। मैं बाहर आई तो मेरी निगाह लॉन्स में बैठे मेहमानों पर गई। वहां पर एक बूढ़े माँ बाप और एक लड़का बैठा हुआ था जिसका सिर झुका हुआ था। शर्म के मारे मैं उसे गौर से नहीं देख पाई थी, इसलिए अपना सिर झुकाकर उनके माता पिता के सामने गई। उन दोनों ने ही बहुत खुश दिली से मेरे सिर पर हाथ रखा। मैं मम्मी के पास जाकर बिल्कुल सामने बैठ गई। थोड़ी देर खामोशी हावी रही। फिर वह औरत मुझसे सवाल करने लगी कि मेरा नाम क्या है, मैंने कितनी पढ़ाई की है और अब आगे मैं क्या कर रही हूँ। मैंने धीरे धीरे अपने बारे में उन्हें बताना शुरू कर दिया। अभी तक मैंने नजरें उठाकर सामने नहीं देखा था। मैं बहुत ही शर्म हया वाली लड़की थी। बेशक मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझमें जरा भी बेताबी नहीं थी कि मैं अपना आपा भी सादा आपा अपने रिश्ते वालों पर निछावर कर दूं। मेरी बातें सुनने के बाद उस औरत ने मेरी मम्मी को देखा और खुश दिली से बोली, हमें आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई है। आज तक हमने ऐसी लड़की कहीं नहीं देखी। हमने बहुत ढूंढा, मगर आपकी बेटी जैसी हमें कोई नहीं मिली। हमारी तरफ से हाँ है, बस आप अब हमारे बेटे को अच्छी तरह देख लें। अगर आपको कोई सवाल जवाब करने हैं तो आप कर सकते हैं
और आप हमारे घर भी आ सकते हैं। उनकी बात सुनकर इस बार मैंने हैरत से सिर उठाकर लड़के की तरफ देखा। वह लड़का देखने में बहुत अच्छा था। शक्ल सूरत भी उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके कपड़े अजीब थे। उसने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। कंधे के पास से उसकी शर्ट फटी हुई थी, मगर चेहरे की रंगत साफ थी। नाक नक्श भी बहुत अच्छे थे। यही बात मुझे समझ नहीं आई थी कि इतना गरीब शख्स इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, मगर हम में से किसी ने भी कोई सवाल जवाब नहीं किए थे। वह लोग रिश्ता पक्का करके चले गए थे। उनके जाने के बाद ही मेरी मम्मी ने खुशी से मुझे अपने गले लगाया और मेरे माथे पर प्यार करते हुए बोली, मुझे मालूम था मेरा ऊपर वाला मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। जा, अब तू भी जल्दी से मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा दे। वह खुशी से बोल रही थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं मम्मी से कहूं कि एक दफा लड़के को देख ले, अगर रिश्ता पसंद आ जाए तो फिर प्रसाद चढ़ा देंगे। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि रिश्ता मम्मी को पसंद आए ना आए, ये ऐसा रिश्ता है जिसने मुझे पहली ही नज़र में पसंद कर लिया है, तो यही बेहतर है कि हम हाँ बोल दें। मैंने खुशी से मम्मी की हर बात पर सिर झुका दिया और जल्दी से प्रसाद बनाकर मंदिर वापस चली गई। मैंने खुशी खुशी मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद मैं घर आ गई। अगले रोज़ मम्मी पापा उन लोगों के घर गए थे। मैंने कहा कि मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने घर भी देख लूंगी, मगर मम्मी ने मना कर दिया कि लड़के वालों की तरफ से इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। उन्होंने चीज़ के लिए अभी रोका है। उनका कहना है कि हमारे परिवार में इस बात को बहुत ही मायूस समझा जाता है कि दुल्हन शादी से पहले अपने ससुराल आ जाए। मम्मी की बात सुनकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। वे लोग सुबह गए और शाम में वापस आए। मम्मी का चेहरा खिला हुआ था। पापा की तो मुस्कान ही होठों से जुदा नहीं हो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे, तेरे तो भाग ही खुल गए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी की इतनी अच्छी जगह शादी होने वाली है। मैं मम्मी से और भी सवाल करना चाहती थी, मगर वह तो अपने आप में ही गुम हो गई थी। उन्होंने जल्दी से बुआ जी को कॉल लगाई और उन्हें तमाम बातें बताने लगी। इसके बाद मौसी को कॉल लगाकर उनके साथ मशगूल हो गई। मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा था। दिल चाहता था कि मैं मम्मी से पूछूं कि किसके घर मेरी शादी करवा रही हो, लड़के का नाम क्या है, लड़का क्या करता है, उसकी शख्सियत कैसी है। मगर मम्मी की खुशी देखकर मैंने अपने दिल में उठते तमाम सवालों को दबा लिया और जिस मुश्किल से मेरी शादी हो रही थी उसमें खामोश रहने में ही भलाई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और शादी के दिन भी सिर पर आ पहुंचे थे। मम्मी तो हर रिश्तेदार को इस तरह से मेरे रिश्ते की खूबियां बता रही थीं कि वह लोग बहुत अच्छे हैं। कई बार तो मेरा भी दिल करता कि मैं मम्मी की बातें गौर से उन्हीं के पास बैठकर सुनूं, लेकिन शर्म और हया की वजह से मैं खामोश रही और फौरन ही वहां से उठकर चली जाती। जब मम्मी मेरे रिश्ते की बात करती, लड़के का नाम रमेश था। वक़्त तेजी से गुजरता चला गया और आज बारात का दिन भी सिर पर आ पहुंचा था। हमारे घर में तो एक अलग ही रौनक लगी हुई थी। सब बहुत खुशियां मना रहे थे, क्योंकि खानदान में सिर्फ मैं ही अकेली थी जिसकी शादी होना बाकी थी। इसके बाद तो बहुत अरसे तक कोई शादी नहीं होनी थी। सब लोग बहुत खुशी से मेरी शादी को एंजॉय कर रहे थे और ऐसा ही मेरा भी था। मैं भी अपनी शादी को खूब एंजॉय कर रही थी। हाँ, मैं अपने चेहरे से इस बात को जाहिर नहीं होने दे रही थी, लेकिन मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। वक़्त और तेज़ी से गुजरता चला गया और बारात भी घर पहुंचा आई थी। बारात में बहुत सारे लोग थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके कपड़े बहुत अजीब थे। वे लोग मेरी शादी में आए थे, वह भी बारात बनकर, मगर उनके कपड़े देखकर हमारे मेहमान दंग रह गए थे। मम्मी भी थोड़ी शर्मिंदा नजर आ रही थी। मैंने तो अपना सिर ही नहीं उठाया था, क्योंकि लोगों की टोक निगाहें मेरा खून जलाकर रख देती। फौरन ही शादी की रस्में शुरू हो गईं। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे, तालियां पीटी जा रही थी, गाने बज रहे थे और मेरी शादी की रस्में भी अपने चरम पर पहुंच गई थी। कुछ ही देर में मैं अपने तमाम रस्मों के साथ अपने पति के नाम हो गई थी। जिस वक्त उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा दिल इतनी तेजी से धड़का कि उसकी आवाज़ मुझे अपने कानों तक सुनाई दी। मगर मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया, जैसे मैं बिल्कुल ही नॉर्मल हूं। शादी की तमाम रस्में अदा करने के बाद फौरन ही खाना खोल दिया गया।
मेहमान खाने में मग्न हो गए। अचानक ही मेरे पति मेरे कान के करीब झुके और सरगोशी में बोले, बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, बस थोड़ी देर इंतजार करो। बस ये शादी की रस्में खत्म हो जाए, फिर तुम्हें एक ऐसी दुनिया से रूबरू करवाऊंगी जिसके बारे में तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मैंने झटके से उनकी ओर देखा, मगर उनका चेहरा सपाट था। वह सामने की ओर देखते हुए यह सब बातें कर रहे थे। मैं खामोश हो गई, लेकिन उनके अंदाज और उनकी बातों से मेरा दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद ही विदाई की आवाज उठी और मुझे खड़ा कर दिया गया। मेरे चेहरे पर लाल घूंघट डाल दिया गया। जैसे जैसे मैं सबके गले लग रही थी, मेरा दिल इतना उदास हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। सबसे गले लगकर मैं खूब रोई। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मान दिया, बहुत प्यार किया। इतने कठिन हालात में भी वह मेरे साथ रही, मेरा हाथ नहीं छोड़ा। अक्सर पापा मुझसे झुंझला जाते थे कि मेरी बच्ची की उम्र 24 साल हो गई है, लेकिन कोई रिश्ता नहीं हो रहा था। वजह मेरा काला रंग था। मगर मेरी मम्मी ने मुझे कभी किसी भी बात का ताना नहीं दिया, बल्कि हमेशा सीने से लगाकर रखा। मम्मी से मिलने के बाद मैंने पापा को अपने गले से लगाया और उन्हें हौसला दिया कि आपने मम्मी का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अब आपके अलावा मम्मी का कोई नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने हल्की सी सिर हिलाने की हरकत दी और मुझे ढेरों दुआएं देकर मेरे पति के साथ घर से रुखसत कर दिया गया। मैं बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर दंग रह गई, क्योंकि मेरे लिए एक भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। मैं हैरान थी कि अब मेरी विदाई कैसे होगी। तभी एक पीले रंग की टैक्सी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। क्या मेरी विदाई टैक्सी में होगी? मैं सोचते ही मुझे बहुत ज्यादा रोना आया, मगर मैं मजबूर थी। मेरी शादी अब मेरे पति से हो चुकी थी और मैं यह घर किसी कमत पर भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने खामोशी से सिर झुका लिया और अपने पति के साथ रुखसत होकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। मेरा दिल बहुत अजीब कैफियत में गिर गया था। टैक्सी में जाने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी जितनी भी कजन्स की शादी हुई थी, उनके ससुराल वाले बड़ी गाड़ियां लेकर आए थे। भले ही वे लोग अमीर घरानों से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन किराए की ही सही गाड़ियां जरूर लाए थे। मेरा दिल बहुत उदास हो गया और मैं सिर झुकाकर बैठ गई। एक लंबी सफर के बाद गाड़ी एक कच्चे इलाके में रुकी। मैंने घबराकर चारों तरफ नजर घुमाई तो हर तरफ अंधेरे का बसेरा था। मेरा दिल और ज्यादा घबराने लगा और मैंने डर के मारे अपने बराबर बैठे पति का हाथ थाम लिया। मैं घबराकर बाहर की तरफ देख रही थी जब उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़कर मेरा रुख अपनी तरफ किया और मेरे चेहरे को देखते हुए बोले, घबराने या डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ, इसलिए परेशान ना हो। उतरो, गाड़ी से घर आ चुका है। मेरा दिल और ज्यादा परेशान हो गया, मगर मैं खामोशी से गाड़ी से बाहर आ गई। मेरे पति भी दूसरी तरफ से बाहर आए और टैक्सी वाले को किराया देने लगे। ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ से ये सब बाहर था। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे लेकर घर की तरफ बढ़े। हर तरफ अंधेरा था और गलियां भी बहुत छोटी छोटी थी। मैंने मजबूती से अपने पति का हाथ थाम रखा था, क्योंकि अगर मेरा पांव फिसल जाता तो मुझे बहुत जोर से चोट आती। रिश्तेदार भी पीछे पीछे आ रहे थे, मगर धीरे धीरे उनकी तादाद कम होती जा रही थी। शायद उनके घर करीब ही थे, इसलिए वे अलग अलग गलियों में मुड़ते जा रहे थे। एक लम्हे के लिए मैंने मुड़कर देखा भी था, मगर अब कुछ ही लोग हमारे साथ चल रहे थे। हम लोग एक बड़े मैदान में आ चुके थे। मैंने चारों तरफ निगाह घुमाई तो दूर दूर तक रोशनी जल रही थी। मैं अभी कुछ कहती कि इससे पहले ही मेरे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपने साथ लगाते हुए आगे की तरफ निकल पड़े। अब तमाम रिश्तेदार पीछे छूट चुके थे। मैंने घबराकर अपने पति की तरफ देखा और सवालिया लहजे में बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? यह सब रिश्तेदार हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? साय तिस्विंग। मेरे सवाल पर उन्होंने बस एक निगाह मुझ पर डाली और फिर एक झोपड़ी के पास ले आए। ऐसा लगा जैसे मेरे कदमों तले जमीन निकल गई हो, आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेरी मम्मी मेरी शादी ऐसे घराने में करवाएगी जहां मेरे लिए सिर्फ एक झोंपड़ी होगी, ससुराल का घर ही नहीं होगा। जब मैं उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि सामने एक टूटी हुई चारपाई रखी हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। शादी का यह हाल भी हो सकता है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे पति मुझे देखते हुए बोले,
यहाँ बैठ जाओ, और अगर कपड़े वगैरह बदलने हैं तो वह थैला रखा हुआ है, उसमें ही तुम्हारी मम्मी ने कुछ कपड़े दिए थे, वही पहन लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। एक काम से मैं घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और उनका हाथ थाम हुए बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे इस जगह अकेला छोड़कर उन्होंने मेरी तरफ एक नज़र डाली और धीरे से बोले, बहुत कुछ करने, बस तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उन्होंने मेरे गाल को थपथपा या और कमरे से चले गए। मेरी आंखों से झरना बहना शुरू हो गया था। यह कैसी मुश्किल मुझ पर आई थी। मेरी समझ से यह सब कुछ बाहर था। मैं काफी देर तक खड़ी अपनी किस्मत को रोती रही। पहले काले रंग की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी, और अब शादी हुई तो इस तरह का ससुराल मिला। मैं यह सब देखकर ही दंग रह गई थी। मैंने धीरे धीरे अपनी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। नज़र यहाँ वहाँ घुमाई तो कुछ ही बर्तन रखे हुए थे और एक टूटी चारपाई मौजूद थी। इसके अलावा एक कोने में चिराग जल रहा था, जिससे झोपड़े में थोड़ी रोशनी हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलने शुरू कर दिए। कपड़े निकालकर मैं अब एक हल्के फुल्के सूट में आ गई थी और उस टूटी चारपाई पर बैठकर ऊपर वाले से शिकवा करने लगी। मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई? मेरे साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो हर किसी से अच्छे से पेश आती हूँ, कभी किसी से बदतमीजी नहीं करती, हर किसी की सेवा करती हूँ और सबकी मदद करती हूँ। लोग मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाते हैं, तब भी मैं उफ तक नहीं करती। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मेरे पास इस क्यों का कोई जवाब नहीं था। मुझे यहाँ भी अब सब्र करना था। शादी हो चुकी थी तो मैंने दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि मैं अपने पति को संवार कर रहूंगी, उन्हें सिखाऊंगा और अपना एक घर बनाऊंगी। मैंने बैठे बैठे अपने इरादों को मजबूत कर लिया था, क्योंकि अब मुझे जिंदगी जीनी थी। मेरा रंग ऐसा था कि अगर मैं अपने पति से तलाक ही लेकर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती तो मेरी दोबारा शादी नहीं हो सकती थी। यह शादी भी बहुत मुश्किल से हुई थी। इसीलिए अब मैं अपना घर बसाना चाहती थी। जैसा भी था वह पति मेरा था, इसलिए अब मुझे समझौता करना ही था। और वैसे भी जिंदगी समझौतों का ही नाम है। उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, अमीरी गरीबी सबके साथ है। इंसान गरीब है तो अपनी वजह से है, इंसान अमीर है तो भी अपनी वजह से है। बेशक इंसान गरीब पैदा जरूर हो सकता है, क्योंकि यह उसके बस में नहीं होता, लेकिन अगर इंसान गरीब मरता है तो यह उसकी अपनी वजह से होता है। मैंने खुद को समझा लिया कि अब मुझे इसी माहौल में ढलना होगा। जैसा भी है, यह मेरा घर है। अब मुझे यहीं से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना जोड़ा बांधकर उस टूटी चारपाई पर लेट गई। मगर अभी मुझे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि मैं अचानक उठकर बैठ गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मुझे दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। इस झोपड़े में ना कोई रोशनदान था और ना ही कोई पंखा जिससे मेरी सांसें बहाल हो सकती। बचपन से ही मुझ में यह आदत थी कि छोटी जगहों पर मेरा दम घुटता था। इसीलिए मैं अपने कमरे में सोने के बजाय बरामदे में सोती थी, ताकि कि मुझे सही से ऑक्सीजन मिल सके। मैं बाहर जाकर बैठ गई। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे अभी फट जाएगा। हर लड़की के लिए यह रात बहुत खुशियों वाली होती है। इसी रात से उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। लेकिन मेरे लिए यह रात बदनसीब थी। इस रात ना तो मेरा पति मेरे पास था और ना ही रहने के लिए कोई ठिकाना। मैं काफी देर तक बाहर ही उस झोपड़े के सहारे टेक लगाकर बैठी रही थी, जब एक औरत अचानक मेरे पास आ गई थी और मुझे देखते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर जाइए, कोई देख लेगा आपको। मैंने हैरानी से उस औरत की तरफ देखा और सवालिया लहजे में पूछा, मेरे पति कहाँ हैं? कुछ पता है आपको? और अंदर? मुझे सांस नहीं आ रही। मैं इस तरह छोटी जगह पर नहीं रह पाती। मैंने उस औरत को अपना मसला बताया तो वह कुछ देर तक मुझे देखती रही। फिर मेरा हाथ थामकर वह मुझे एक तरफ ले गई, जहां कई सारी चारपाइयां लगी हुई थी। उनमें से एक पाई पर मुझे बिठाते हुए बोली, आपके पति किसी काम से बाहर गए हैं, अभी वापस आ जाएंगे। आप यहां लेट जाए, अगर आपको बुरा ना लगे, वरना आपके लिए मैं किसी बड़े झोपड़े का इंतजाम कर देती हूं। आप वहां आराम कर लेना। मैंने हैरान होकर उस औरत को देखा जो मुझसे इतनी तमीज से पेश आ रही थी। मैंने सर को ही में हिलाया और उसे देखते हुए कहा,
नहीं, मैं आप सबके साथ ही सो जाऊंगी। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। यह अब मेरा घर है और इस सच्चाई को मुझे कबूल करना होगा। दरअसल मैं अपने घर में भी कमरे में नहीं सो पाती थी, क्योंकि मुझे सांस की तकलीफ है। इसीलिए मैं बाहर बरामदे में सोती थी, बल्कि मुझे यहाँ आप सबके साथ बैठकर अच्छा लग रहा है। मेरी बात सुनकर पास की चारपाई पर बैठे लोग मेरे करीब आ गए और हंसी मजाका करने लगे। कुछ ही देर में माहौल बदल गया था। जो मैं अभी झोपड़े के अंदर बैठकर रो रही थी, अपनी किस्मत को कोस रही थी, अब मैं मुस्कुराकर इन सब की बातों का मजा ले रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक औरत घबराई हुई हमारे पास आई और बेचैनी से बोली, दुल्हन का कुछ पता नहीं चल रहा। दुल्हन कहाँ है? मैं फौरन खड़ी हुई और उस औरत को देखते हुए बोली, मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ, सब ठीक है? उस औरत ने मुझे देखकर गहरी सांस ली और फिर भी घबराई हुई आवाज में बोली, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपका कमरा हमने तैयार किया है। ना वक्त थी, अजय, जो पड़ा आपको वहीं रह चाहिए था। मैंने उसे देखते हुए कहा, मुझे सांस की तकलीफ है, मुझसे वहां नहीं रहा जा रहा। तब वह बोली, इस तरह नई नवेली दुल्हन बाहर नहीं रह सकती, आपको वहीं रहना होगा। खुशहाली, तुम्हें नहीं पता कि यहां इसका रहना अभी ठीक नहीं है? मैं हैरान थी कि वे लोग किस तरह की बातें कर रहे थे। लोगों की आंखों में अचानक डर सा आ गया था और सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। वही औरत जो मुझे झोपड़े के पास से उठाकर यहां लाई थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी तरफ देखकर बोली, अभी आप यहां नहीं बैठ सकती। मेरे दिमाग से असल बात निकल गई। आप जाइए और अपने झोपड़े में ही बैठे, आपको थोड़ी देर ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन आप यह कर सकती हैं। स्विंग सुनकर मैं थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, लेकिन अब सब लोग कहने लगे, आप यहां से चली जाइए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मेरा दिल किया कि मैं पूछूं, क्या मुसीबत हो जाएगी, हुआ क्या है, मगर उनके चेहरे इतने डरे सहमे थे कि मैं चुपचाप झोपड़े के अंदर वापस चली गई। अगर मैं बैठी रहती तो फिर भी ठीक था, लेकिन अगर मैं लेट जाती तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती। इसीलिए मैं झोपड़े के अंदर खामोशी से बैठी रही। दिल फिर से उदास हो गया था और आंखों में नमी आ गई थी। कैसी जगह पर मम्मी पापा ने मुझे फंसा दिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 25 साल की तो मैं हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे मम्मी पापा को मेरे साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। इंसान अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को सब कुछ समझता है, लेकिन मेरे माँ बाप ने जो मेरे साथ किया था वह बर्दाश्त करना मुश्किल था। काफी देर तक मैं बैठी अपनी किस्मत को एक बार फिर कोसती रही और फिर कब मैं बैठे बैठे नींद की वादियों में खो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह का सूरज पूरी रोशनी से चमक रहा था। मैं जैसे ही जागी तो मुझे बाहर से ढोल वगैरह की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन ही बाहर आई तो देखा कि सब लोग एक भीड़ के अंदर नाच रहे थे। सबने अजीब अजीब कपड़े पहने हुए थे। मैं हैरान थी कि यह सब चल क्या रहा है, मगर फिर चुपचाप वहीं खड़ी होकर देखने लगी। इस बात का तो मैं अंदाजा लगा ही चुकी थी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी किसी भिखारी परिवार में करवाई है, जो लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं। मेरी आंखों में नमी चमक रही थी। दिल बहुत अजीब हो रहा था कि माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाँ, मेरा रंग काला था, मेरी शादी कहीं नहीं हो रही थी, लेकिन हम एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। क्या मेरे लिए यह सब होना जरूरी था? क्या मेरी शादी किसी भिखारी परिवार में ही होनी चाहिए थी? मगर इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। काफी देर तक वे लोग नाचते रहे, गाने बजाने का शोर चलता रहा और उसके बाद मुझे भी उस भीड़ के बीच में खड़ा करके उन्होंने भंगड़ा डाला। मैं भी उनके साथ खड़ी होकर ताली बजाने लगी, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने मुझे अपने रंग में ढाल लिया और मैं भी उनके साथ नाचने लगी। जो भी था, अब यही मेरा ससुराल था और मुझे अब समझौता करना ही था। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी खुशियों को एंजॉय करूं। मगर अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक कुछ लोग दौड़ते हुए उस भीड़ के पास आए और जोर से बोले, बड़े साहब आ चुके हैं, दुल्हन को वापस झोपड़े के अंदर भेजो। इस आवाज पर मैं फौरन उन सब की तरफ देखा। बड़े साहब कौन हैं?
यह लफ्ज अचानक मेरे होठों से निकले। तभी एक औरत ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे वापस झोपड़े के अंदर ले आई। वह मुझे देखकर बोली, रात में जो कुछ हुआ और अब भी जो हो रहा था, यह सब आप किसी को मत बताइए, खासकर अपने पति को, वरना हम सबके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। स्विंग। मैंने हैरान होकर उस औरत की तरफ देखा और सवालिया लहजे में बोली, आप कौन हैं और मेरे पति से इतना क्यों डर रही हैं? क्या हो गया? वह तो खुद मुझे छोड़कर चले गए थे। अब अगर मैं आप लोगों के साथ वक्त नहीं बिताती तो क्या करती? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सर नहीं में हिलाते हुए बोली, भगवान के लिए आप किसी को मत बताइए, वरना हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब खड़ा हो जाएगा। यह कहकर वह घबराई हुई बाहर निकल गई, जबकि मैं हैरत से उसकी पीठ देखती रह गई कि यह हो क्या रहा है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि झोपड़े का पर्दा हटा और मेरे पति अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आम सा ही लिबास पहन रखा था, मगर उनकी शख्सियत में एक अजीब रौब और दबदबा था। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। वह मुझे देखते हुए बोले, कैसी गुजरी? तुम्हारी रात कोई परेशानी तो नहीं हुई? उनका लहजा और अंदाज एकदम बदला हुआ था। मैंने सर नहीं में हिलाया। मैं उनसे शिकवा शिकायत करना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि आप मुझे किस तरह छोड़कर चले गए थे और मेरे लिए कितनी परेशानी हुई थी, मगर उनके सामने मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाई थी। उन्होंने सर को हल्की सी झटका दिया और मेरा हाथ थामकर मुझे बाहर ले आए। फिर मेरे कान में धीमे से सरगोशी करते हुए बोले, रात को रिसेप्शन है, इसलिए मैं तुम्हें पार्लर के लिए भेज रहा हूं। वहां तैयार हो जाना और फिर डायरेक्ट होटल पर मुलाकात होगी। मैं बहुत अजीब सी हालत में गिर गई थी। रात भर मैंने जो बात ने सोची थी कि अगली सुबह अपने शौहर से कहूंगी, अब मैं वह सब कह ही नहीं पा रही थी। वह मुझे लेकर सड़क पर आ गए थे। कल की तरह ही उन्होंने एक टैक्सी बुलाई और मुझे उसमें बिठाकर ड्राइवर को पार्लर का पता समझा दिया, जबकि मैं अंदर से बहुत परेशान थी। ना मेरे पास रिसेप्शन का ड्रेस था, ना ज्वेलरी। मैं कुछ कहना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। अब मैं गाड़ी में बैठी बहुत अजीब महसूस कर रही थी, मगर जब टैक्सी वाले ने मुझे पार्लर के सामने उतारा तो मैं सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गई, क्योंकि वह हमारे शहर का सबसे बेहतरीन और बड़ा पार्लर था, जहां पर बड़ी बड़ी हस्तियां तैयार होती थीं। फौरन ही वहां के गार्ड ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो सामने गेट पर दो लड़कियां हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी थीं। एक ने मेरी तरफ गुलदस्ता बढ़ाया और दूसरी ने मुझे मुबारकबाद दी। फिर वे दोनों मुझे लेकर एक अलग कमरे में चली गईं, जहां पहले से ही एक ब्राइडल ड्रेस, मेकअप का सामान और ज्वेलरी रखी हुई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैम, ये आपका ब्राइडल ड्रेस है, आप यहाँ बैठ जा, थोड़ी देर में आपका मेकअप शुरू कर दिया जाएगा। मैं खामोशी से बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे लिए नाश्ता आ गया और नाश्ता देखकर भी मैं दंग रह गई। मेरी शादी तो भिखारी परिवार में हुई थी, तो फिर इस आदमी ने मेरे लिए यह सब कैसे अरेंज कर लिया? मैंने चुपचाप नाश्ता किया। इसके बाद मेरा ब्राइडल मेकअप शुरू हो गया। सबसे पहले उन्होंने मेरा मैनिक्योर और पेडिक्योर किया, फिर मेरी हेयर कटिंग हुई, फेशियल हुआ और ना जाने वे लोग मेरे साथ क्या क्या करते चले गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने मेरा रंग रूप बिल्कुल बदल कर रख दिया। मैं पुरानी कोमल से बहुत बेहतर लग रही थी। और फिर जब मेरा मेकअप शुरू हुआ तो मैं अपना लुक देखकर हैरान रह गई। कहीं से भी मैं कोमल नहीं लग रही थी, बल्कि यह लड़की तो कोई और ही लग रही थी। सबने मेरी बहुत तारीफ की कि आप बहुत हसीन लग रही हैं। थोड़ी देर बाद ही बाहर से मुझे बुला लिया गया कि आपकी गाड़ी आ चुकी है। मैं घबराई सी बाहर आई तो सामने एक मेरे पति ने फौरन मुझे गेट से थाम लिया। मेरी कमर पर हाथ रखकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीमे धीमे स्टेज की तरफ ले जाने लगे। मेरी शादी एक भिखारी परिवार में हुई थी और रात भर में यह बात मुझे मालूम हो चुकी थी। मगर यह सब क्या था? जब मैंने पलटकर अपने पति की तरफ देखा तो उन्हें देखकर भी मैं दंग रह गई। उन्होंने बहुत ही कीमती कपड़ा पहना हुआ था। हाथ में जो घड़ी थी उसे देखते ही मैं समझ गई कि वह लाखों की थी। जूते भी बहुत कीमती थे। बड़े बड़े लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे, देखकर खुश हो रहे थे। हैरानी मुझे इस बात पर हो रही थी कि एक रात में सब कैसे बदल गया। रिसेप्शन शुरू हो चुका था।
लोग आ रहे थे, तोहफे दे रहे थे और मुझे मुबारकबाद भी दे रहे थे। तोहफे देखते ही मैं पहचान रही थी कि ये हजारों के नहीं बल्कि लाखों के थे। इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर ही मुझे समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और यही सवाल मुझे सुकून से सा लेने नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद ही मेरे परिवार वाले आना शुरू हो गए। सबके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी। मेरी मम्मी आई। उन्होंने मुझे गले लगाया और कल रात के बारे में पूछने लगी। तुम्हारी रात तुम्हारे मेंशन में कैसी गुजरी? मेंशन? ये लफ्ज सुनकर मैंने हैरत से अपनी मां को देखा। अभी मैं कुछ कहती, उससे पहले ही मेरे पति ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे और करीब कर लिया। फिर उन्होंने माइक लिया और मुझे 5 स्टार होटल के बीचों बीच ले गए। फिर वह बोले, आप सबकी एक पल की तवज्जो चाहता हूं। मैंने हैरानी से अपने पति को देखा। अचानक से इनके रंग रूप कैसे बदल गए। वह कहने लगे, मैंने इस लड़की को मंदिर में देखा था और वहीं इस पर दिल हार बैठा था। इसके लबों पर प्रार्थना थी और उसकी प्रार्थनाएं में ऐसा असर था कि मैं वहीं इस पर मर मिटा। एकदम मुझे वह दिन याद आया जिस दिन मेरा रिश्ता आया था, और उसी दिन मुझे अपने वजूद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई थी। यानी वह मेरे पति ही थे जो मुझे देख रहे थे। वह आगे बोले, मैंने जिंदगी में बहुत सी लड़कियों को अपने लिए चुना, मगर सब मेरी दौलत के पीछे आई। कोई भी मुझसे या मेरे रिश्ते से मोहब्बत नहीं करना चाहता था। हर किसी को सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफस्टाइल से मोहब्बत थी। लेकिन सिर्फ यही एक लड़की थी जिसने रिश्ते से मोहब्बत की, जिसने लालच और लाइफस्टाइल को अहमियत नहीं दी। और आज इसी लड़की को मैं अपनी जिंदगी का हमसफर चुनता हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। यह कहते हुए वह सबके सामने घुटनों के बल बैठ गए और मेरा हाथ थामकर डायमंड की रिंग पहनाई। फिर उन्होंने मेरे हाथ पर किस दिया, अपनी जगह से उठे और मुझे सीने से लगा लिया, जबकि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वक़्त धीरे धीरे गुजरता गया, मगर मैं पूरी रिसेप्शन के दौरान उलझन में रही। रिसेप्शन खत्म होने के बाद जब वह मुझे बाहर ले आए तो वहां कोई पीली टैक्सी नहीं थी, बल्कि 2 बहुत महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से बिठाया और गाड़ी मेंशन की तरफ मोड़ ली। फिर रास्ते में उन्होंने जो बात बताई वह सुनकर मैं उन्हें देखती रह गई। उन्होंने बताया कि जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मैंने कॉलेज के दिनों में एक लड़की से मोहब्बत की थी, मगर वह मुझसे नहीं बल्कि मेरी लाइफस्टाइल से मोहब्बत करती थी। मैं बहुत अमीर था। मेरे पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी, रुपया पैसा सब कुछ था। लेकिन जब मुझे यह पता चला कि वह लड़की मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे से मोहब्बत करती थी, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की, वह भी मेरे पैसे को अहमियत दे रही थी, यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उससे भी उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद उनकी जिंदगी में बहुत लड़कियां आईं, मगर कोई भी उनकी हमसफर नहीं बन पाई। खूबसूरत से खूबसूरत, और आखिर में उन्होंने मुझे अपने लिए चुन लिया। मेरे बारे में वे कुछ नहीं जानते थे कि मैं कैसी हूं और क्या करती हूं। इसीलिए उन्होंने शादी के बाद मेरी वह रात उस झोपड़ी में गुजारने के लिए ले गए थे। वे लोग जो मेरे साथ मौजूद थे वे सब उनके नौकर थे। मेरा उन सबके बीच बैठना, मुस्कुराकर बातें करना, यह सब उन्हें पसंद आया। अगली सुबह ढोल वगैरह के बीच में मेरा नाचना, सबके बीच खुश रहना, रात भर झोपड़े में बैठकर गुजार देना, लेकिन जुबान से उफ न करना, सुबह उनका आना और फिर उनके हुक्म पर खामोशी से सिर झुका देना। यह बातें उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में चुन लिया। यह बात हकीकत थी कि हम खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इतना सब कुछ हमारे पास नहीं था। हम उनके लिए मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन मैंने कभी दिल में यह चाह नहीं की थी कि मैं एक अमीर बड़े बाप के बेटे से शादी करूंगी, बल्कि मैं चाहती थी कि बस मेरी एक अच्छे इंसान से शादी हो जाए, उसके साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सकूं, और वह मेरे पति थे। उन्होंने सचमुच मुझे जिंदगी का एक ऐसा सुख दिया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशी थी। उन्होंने कुछ ही दिनों में मेरा रंग रूप सब बदल दिया था। अब मैं एक खुशहाल जिंदगी अपने पति के साथ बिता रही हूँ। अब जो भी मुझे देखता है तो पहचान ही नहीं पाता कि तुम पुरानी कोमल हो या फिर बदल चुकी हो, और मैं सबको मुस्कुराकर जवाब देती हूँ,
कि हाँ, मैं वही कोमल हूँ, लेकिन मेरे पति की मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है और मैं अब बदल के ही रहना चाहती हूँ, जिसमें बहुत सुकून है। बेशक जो लोग सब्र करते हैं और लोगों के साथ अच्छाई से रहते हैं, ऊपर वाला उनके लिए कभी गलत नहीं करता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।